नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बरेली में आज कांग्रेस की मैराथन दौड़। बता दें, बरेली से बड़ी खबर, जहां आज कांग्रेस की मैराथन दौड़ लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत मैराथन में बड़ी संख्या में लड़कियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। 5 किलोमीटर की ये मैराथन दौड़ होगी। बिशप मंडल इंटर कॉलेज से शुरू हो जाएगी मैराथन। तो बरेली से बड़ी खबर है, जहां 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आज होने जा रही है। बिशप मंडल इंटर कॉलेज से ये मैराथन शुरू हो जाएगी। कांग्रेस की मैराथन दौड़ लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ ये उम्मीद की लड़कियां बड़ी संख्या में आज मैराथन दौड़ में हिस्सा ले सकती हैं। तो बरेली से ये बड़ी खबर है, जहां बता दें बड़ी संख्या में लड़कियों के शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस लगातार महिलाओं को लेकर फोकस कर रही है। और सहारनपुर की बात करें तो देवबंद के रेलवे रोड पर एटीएस कमांडो सेंटर पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। वो एटीएस सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। एटीएस सेंटर 2000 वर्ग मीटर में बनेगा। कमांडो सेंटर के अलावा पुलिस से जुड़ी 13 करोड़ 91 लाख की 14 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि देवबंद के रेलवे रोड पर हेलीपैड बना दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ परियोजनाओं को शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे, जिसमें भारी भीड़ के आने की उम्मीद जताई जा रही है। एटीएस सेंटर के खुलने का इस्लामिक धर्म गुरुओं ने स्वागत किया। उलेमाओं और धर्म गुरुओं का ये कहना है कि आतंकवादी निरोधक सेंटर खुलने से न सिर्फ कस्बे के लोगों की सुरक्षा होगी, बल्कि इस्लामिक मदरसों पर उठने वाले सवाल भी बंद हो जाएंगे। इधर बता दें अलीगढ़ से, जहां पर बिजली उत्पादन में अलीगढ़ जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर होगा। जी हां, सीएम योगी आज हरदुआगंज के कासिमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट की 10वीं यूनिट का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसके बाद इस पावर प्लांट में एक दिन में 1280 मेगावाट यूनिट का बिजली उत्पादन हो जाएगा। इसके बाद अलीगढ़ पूरे प्रदेश में बिजली उत्पादन करने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ताला और तालीम के लिए जाने वाला अलीगढ़ बिजली उत्पादन का प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हब बन जाएगा। अभी तक बिजली उत्पादन के मामले में अलीगढ़ प्रदेश में तीसरे नंबर पर था, लेकिन हरदुआगंज की कासिमपुर तापी परियोजना में 660 मेगावाट की नई इकाई बनने के बाद अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। तो बिजली उत्पादन में अलीगढ़ जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर हो जाएगा। सीएम योगी आज हरदुआगंज के कासिमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट की 10वीं यूनिट का लोकार्पण करेंगे। ZA खान अलीगढ़ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जिस तरह से बात करें ZA, अब बिजली उत्पादन में अलीगढ़ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास तैयारियां? जी श्वेता जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र में जो 660 मेगावाट का शुभारंभ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा किया जाएगा, और जिनकी उसके बाद उनका जो 700 मीटर दूरी पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां छात्रों को 2 लैपटॉप वगैरह उपलब्ध किया जाएगा। जी, तो अलीगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें, अभी तक तीसरे नंबर पर अलीगढ़ था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की जोरदार तैयारी में लगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण अब रोज आ रहे हैं, और इसी के साथ उनका 8 या 9 को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने का कार्यक्रम तय हो गया। अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों नई हवा में हैं। नई सपा है का नारा बुलंद करते हुए मठ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। उनकी इस नई राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव रामनगरी अयोध्या होगा। ये इस कारण भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहली बार रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। 8 और 9 जनवरी को प्रस्तावित अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे में उनका रात्रि प्रवास भी है। उनके रामलला के दर्शन की प्रबल संभावनाएं इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी लगातार राम मंदिर का मुद्दा उछालकर सपा के लिए कटघरा बनाने के प्रयास में है, तो अखिलेश भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर तेजी से कदम बढ़ाते जा रहे हैं।
इधर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए केंद्रों की अंतिम सूची 24 जनवरी को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रधानाचार्यों से प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निस्तारण करते हुए केंद्रों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया। ये सूची वेबसाइट पर 9 जनवरी को जारी कर 15 जनवरी तक छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्य, प्रबंधकों से आपत्ति ली जाएगी। ये भी आपको बता दें कि राज्य स्तरीय समिति आपत्तियों का निस्तारण कर 24 जनवरी तक अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके साथ ही यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि डेट शीट को काफी हद तक अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जल्द ही जारी होने जा रही है। 10वीं 12वीं परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान हो जाएगा। इधर यूपी में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन सोमवार को नए मामले यानी 500 के पार चले गए। इससे 3 दिन में एक्टिव केसों की संख्या दुगनी हो गई। शनिवार तक जहां यूपी में एक्टिव केस करीब 1200 पर थे, तो सोमवार को 2200 के पार चले गए। इनमें ज्यादातर संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और शाहजहांपुर के डीडीओ परिवार समेत संक्रमित हो गए। यूपी के अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 572 नए मामले सामने आए। 34 लोग डिस्चार्ज हो गए और राहत की बात यह रही कि कोरोना से किसी की जान नहीं गई है। नए मामलों के साथ ही यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 2261 पर पहुंच गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप कुमार सिंह जुड़ गए लखनऊ से। अनूप, जिस तरह से बात करें, प्रदेश में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि रैलियां 2022 के चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। देखिए श्वेता, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 75 में से 66 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 66 जिलों में कोरोना संक्रमित जो लोग हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में नोएडा है। उसके बाद लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, ये तमाम जो शहर हैं कहीं न कहीं कोरोना से प्रभावित हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उसका सीधा बात करें तो श्वेता, मैं इस समय सिविल अस्पताल में खड़ा हूँ। दरअसल सिविल अस्पताल की बात मैं जब करता हूँ तो जानी कहीं न कहीं वहाँ संक्रमण बढ़ जाता है। अस्पताल में बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को जानकारी नहीं होती किसको कोरोना है किसको नहीं है। कुछ भीड़ दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कारण है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं अस्पताल में। ये लंबी लंबी लाइनें लगी हैं मरीजों की, चारों तरफ पूरा हॉल भरा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं लोगों के साथ साथ डॉक्टरों का जो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अभी अपने कल जो लखनऊ का मेदांता हॉस्पिटल, वहाँ करीब 40 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। तो ये कारण है, यही वजह है कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इतनी एहतियात के बाद भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क जरूरी लगाना है, 2 गज की जरूरी है, जी है तभी जहान है। रैलियों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। यही वजह है कि लगातार जो शहरों में 75 में से 66 जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं वहां संक्रमण बढ़ चुका है। लोग संक्रमित लगातार हो रहे हैं। जी, एक्टिव केसों की संख्या लगातार दुगनी हो चुकी है। अनूप, जिस तरह से बात करें, रैलियां लगातार चल रही हैं, ऐसे में सरकार कुछ अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, क्योंकि अस्पतालों के हालात दिखाई दे रहे हैं कि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार कुछ अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, क्या स्कूल बंद हो जाएंगी या कुछ ऐसी कंडीशन रखी जाएगी, या फिर जो उद्योग हैं या व्यापारी हैं उनसे बात करने की कोशिशें की जाएगी कि किस तरह से हालात को कंट्रोल करना है आगे? देखा श्वेता, सरकार की अगर बात करें, सरकार नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र रहता है। उसमें सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जिस तरीके से शुरुआती दौर में तैयारियां चल रही थी कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्टों पे उनकी RT-PCR कराई जाए, वो भी कहीं न कहीं खाना पूर्ति है। शायद इसी वजह से जो बाहर से जो मरीज आ रहे हैं वो संक्रमण लगातार फैला रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग को उत्तर प्रदेश एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था, तो उसमें पूरे इक्विपमेंट है जो
कोरोना के दूसरी लहर में जो एक्सपेरिमेंट तैयार किए गए थे उनको एक बार रिवाइज किया जाए, यानी उनको एक बार देखा जाए कि किस हालात में है। अगर संक्रमण बढ़ता है तो किस तरीके से लोगों को काबू पाया जाएगा, क्या वो जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है निपटने के लिए, ये तमाम जो आदेश दिए गए थे। लेकिन बिल्कुल हालात जो है वो सुधर नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू में जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से सुविधाएं होनी चाहिए थे, जिस तरह से लोगों को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और लखनऊ में जाली नोट के तस्करों का गुंडवा पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस के रोकने पर आरोपितों ने फायरिंग कर दी। एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह के मुताबिक 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक भाग निकला। आरोपियों के पास से 40,000 के जाली नोट बरामद किए गए। एडीसीपी ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर नवाजपुर गांव के पास पुलिस टीम भेजी गई। अंधेरे में खड़े 3 संदिग्धों को देखकर पुलिस ने उनसे पूछताछ करना चाहा। इस बीच बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 40,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। सभी नोट 100-100 रुपए के हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मंगेश के खिलाफ कई मुकदमे पहले से दर्ज है। तो लखनऊ में जाली नोट के तस्करों को गुडम्बा पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। से ठीक पहले जारी करेंसी का फ्लो करने वाले 2 शातिर अपराधियों के साथ गुडम्बा पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिन बदमाशों ने भी पुलिस के ऊपर भी फायर झोंका था। मुखबिर की सूचना के बाद उनको धर दबोचा गया है। मेरे साथ में एडीसीपी नॉर्थ प्राची मैम है। मैम, किस तरीके के ये क्या बदमाश थे और क्या कुछ पूरा मामला रहा, कैसे मुठभेड़ हुई? ये मुखबिर की हम लोग को सूचना मिली थी कि गढ़ी चौके के पास एक रोड जाती है नवाजपुर गांव की तरफ, तो उसने बताया कि 3 लोग खड़े हैं, काफी संदिग्ध लग रहे हैं और उनके पास काफी अमाउंट है करेंसी का और ऐसा लग रहा है किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो उस सूचना पे तुरंत पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने दूर से उनको ललकारा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उधर से उन्होंने तुरंत एक राउंड फायर किया, लेकिन वो किसी को लगा नहीं, वो मिस हो गया। फिर पुलिस ने तुरंत 2 लोगों को वहां पकड़ लिया। एक साथी उनका भागने में फरार है, जिसका नाम रोहित है। जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो विशाल और मंगेश हैं और प्रेमा फैसा उनके पास से 35-40 हजार के लगभग फेक करेंसी मिली है और बाकी आगे की पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। मैम, क्या इन पकड़े हुए जो अपराधी हैं इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी, कुछ इस तरीके की जानकारी भी मिल पाई है? हाँ, मतलब जो अभी तक जानकारी ये मिली कि उसमें से जो मंगेश है वो काफी दुर्दांत अपराधी है। पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है, 25,000 का इनाम भी रह चुका है और शायद गैंगस्टर एक्ट भी उसमें लगा है। लेकिन अभी पूरा हम लोग पुख्ता करेंगे इसको। अभी ये सब मतलब अभी की जो शुरुआती जानकारी वो यही है। मैम, ये 40,000 की फेक करेंसी लेके जा रहे थे, क्या ये पता चल पाया अभी कि लखनऊ क्या करने आए थे? क्योंकि गोरखपुर का नंबर है जिस बाइक से ये जा रहे थे, तो अभी तक क्या ये कुछ पता चल पाया कि कहाँ जा रहे थे और किसके साथ क्या कुछ था? नहीं, ये जांच का विषय है। अभी पूछताछ होगी तभी पता लग पाएगा कि ये लोग कहाँ जा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एडीसीपी नॉर्थ है जिनका साफ तौर से कहना है कि ये 2 जो अपराधी पकड़े गए हैं उनसे अभी पूछताछ की जा रही है और जो फरार हो गया है उसको बहुत जल्द पुलिस पकड़ लेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमन के साथ अशरफ राज, जनता टीवी। इधर सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेता रीता यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी। घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी लंभुआ में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। सीओ लंभुआ सतीश चंद्र शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जांच की। होश आने के बाद रीता ने बताया है कि मैं पोस्टर बैनर बनवाने गई थी, वहां से घर जा रही थी। उसी समय हाईवे पर लंभुआ के पास 3 लोगों ने ओवरटेक करके मेरी बोलेरो को रोका, गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी और ड्राइवर की कनपटी पर पिस्टल लगा दी। मैंने जब उन्हें इस पर तमाचा मारा तो उन्होंने मुझे गोली मार दी और भाग गए। और इस बीच बड़ी खबर जहां कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली दौरा। बता दें रायबरेली से बड़ी खबर है जहां कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली दौरा। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल वितरण करेंगे। गौरा ब्लॉक के रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो रायबरेली से बड़ी खबर है, गौरा ब्लॉक के रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली दौरा, जिसमें वो साइकिल वितरण करते हुए नजर आएंगे। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन है। और बड़ी खबर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटिमा का दौरा है। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटिमा दौरा। सीएम धामी विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। शहीद स्मारक स्थल पर भी धामी जाएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी का आज खटिमा दौरा है। सीएम धामी विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। शहीद स्मारक स्थल पर भी पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे।
तो खटीमा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन वर्मा जुड़ गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कंचन, जिस तरह से बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, क्या कुछ खास तैयारियां हैं, क्योंकि शहीद स्मारक स्थल पर भी पुष्कर सिंह धामी जाएंगे? जी देखिए, जो कुमाऊं से भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज उसका समापन होना है और खटीमा में इसका समापन होना है। खटीमा में आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ पर नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो शामिल होंगे उसमें। 11:30 के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो वहां पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे। नितिन गडकरी का ये खटीमा में या कहें तो कुमाऊं में जो है पहला दौरा है। इस चुनाव को लेकर उनका ये दौरा जो है अहम माना जा रहा है। जी अच्छा, तो नितिन गडकरी भी आज खटीमा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। बता दें हम अपने दर्शकों को, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी आज मुख्यमंत्री धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। वो एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक भी भाग लेंगे। बता दें मुख्यमंत्री सोमवार को खटीमा में ही थे। पार्टी ने गढ़वाल और कुमायूं मंडल में अलग अलग तिथियों पर विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। कंचन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कंचन, जिस तरह से बात करें, अलग अलग तिथियों पर विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके पहले जो मुख्यमंत्री वो वहीं पर ही थे, तो खास तौर से आज का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ खास तैयारियां भी की गई हैं? देखिए, चूंकि विजय संकल्प यात्रा सीधे तौर पर भाजपा का एक बड़ा शो है चुनाव से ठीक पहले, और मैं आपको बता दूं कुमाऊं में इस यात्रा का समापन नितिन गडकरी कर रहे हैं और गढ़वाल में राजनाथ सिंह जो हैं वो समापन इसका करेंगे। निश्चित तौर पर भव्य तैयारी की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो यहाँ मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और अन्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी, 6 जनवरी को भी उत्तरकाशी में खास तौर से जो यात्रा है वो संपन्न होगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचेंगे। जी 6 तारीख को राजनाथ सिंह जो है वहां पर यात्रा का समापन करने पहुंचेंगे और वहां पर भी भव्य तैयारी इसके लिए की जा रही है। अच्छा, तो भव्य तैयारी जो है वो खास तौर से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए कंचन। और बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक सप्ताह और टल गई है। अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की श्रीनगर और अल्मोड़ा रैली के बाद ही स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उम्मीदवारों के पैनल को अंतिम रूप देंगे। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस पर मुहर लगेगी। सोमवार को उत्तराखंड के सभी नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा रहा। 9 जनवरी को प्रियंका का राज्य का दौरा प्रस्तावित है और गढ़वाल के श्रीनगर और कुमायूं के अल्मोड़ा में उनकी रैलियां होनी है। लिहाजा नेताओं ने फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसके बाद ही करने का फैसला लिया। राज्य से जुड़े सभी नेता, प्रभारी और तीनों सह प्रभारी भी रैली की तैयारियों के लिए अगले सप्ताह उत्तराखंड में ही रहेंगे। और उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, प्रदेश में सरकार सख्ती कर रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और प्रदेश में सरकार सख्ती कर रही है। बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण देख सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की गई। राज्य में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। तो उत्तराखंड में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। इसे लेकर अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लेवल मीटिंग बुलाई गई है। सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। सोमवार से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में आज से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 से लेकर 18 साल की उम्र के करीब 1,40,00,000 बच्चे हैं। देखिए, देश भर में अब बाल सेना भी बाहुबली बनने के लिए तैयार है। अब बच्चे भी कोविड वैक्सीन का डोज लेकर बाहुबली बन रहे हैं। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच और ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभावी होने को लेकर यूपी सरकार ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश के किशोरों को वैक्सीन के रूप में कोरोना का सुरक्षा कवच मिल रहा है।
इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई है। फ्री में वैक्सीन और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा सीएम ने ट्वीट कर भी लोगों से देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में वैक्सीन लगवाने की अपील की है। बच्चों को कोविड वैक्सीन दिए जाने के लिए प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी स्कूल आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई भी सरकारी पहचान पत्र। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे लगवा सकेंगे टीका। ऑनलाइन और ऑन स्पॉट बुकिंग दोनों की सुविधा। टीके के बाद आधे घंटे निगरानी में रखा जाएगा। बच्चों को सिर्फ वैक्सीन लगेगी। कोविन ऐप पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। जहां देश भर में ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अब सरकार की तरफ से बच्चों के लिए वैक्सीन अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वैक्सीन के साथ ही लोगों के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन भी अनिवार्य किया गया है। जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।